नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से यह बड़ी खबर है, सीएम अशोक गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अब खैर नहीं, गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा इसे। जो सजा भी 3 साल की है उसे बढ़ाकर 7 साल किया जाएगा। गड़बड़ी में शामिल कर्मचारी बर्खास्त किए जाएंगे। निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता खत्म की जाएगी। इसके अलावा एक और अहम फैसला लिया गया है कि पटवारी और आरएएस परीक्षा जो होनी है उन अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा को लेकर पास दिया जाएगा। कल मुख्य सचिव और डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वल्लभनगर और धरियावद सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। कल से 2 दिन के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वल्लभनगर और धरियावद का दौरा करेंगे। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया समेत अपने सभी मोर्चे को जीत के एजेंडे पर लगा रखा है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति। धरियावद वल्लभनगर में डोटासरा दिखाएंगे दम। सभी पूरी टीम जो वहाँ उपचुनाव का काम देख रहे हैं वो लगातार वहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। बूथ लेवल तक मैनेजमेंट का कार्य हो रहा है। वल्लभनगर और धरियावद सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अभियान तेज किया हुआ है। प्रभारी मंत्रियों के साथ ही पूरी टीम लगातार क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए हैं और बूथ लेवल तक मैनेजमेंट मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने सभी विभागों और मोर्चों को चुनाव में सक्रिय रूप से काम पर लगाया हुआ है। वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया सेल से जुड़े कार्यकर्ता भी उपचुनाव में सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने में जुटे हैं। कांग्रेस के तमाम संगठन के लोग, अग्रिम संगठनों के लोग, जिसमें एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस और सेवा दल भी वहाँ लगातार अपना काम कर रहा है। इसके साथ ही जो कांग्रेस की आईटीसी सेल के लोग हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो भी वहां पर पूरी सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस ने दोनों सीटों की तैयारी के लिए 7 लोगों की टीम बनाई है, जिनके सदस्य इलाके की चुनावी नब्ज पर नजर बनाए हुए हैं। वल्लभनगर की टीम में प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और उदयलाल आंजना के साथ ही गणेश घोघरा, दयाराम परमार, लाखन मीणा और पुष्कर लाल डांगी शामिल हैं। जबकि धरियावद की टीम में मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और अशोक चांदना के साथ रघुवीर सिंह मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल मीणा, दिनेश खोडनिया और धर्मेंद्र राठौड़ शामिल हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी 18 और 19 अक्टूबर को खुद 2 दिन का दौरा कर दोनों सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होंगे, छोटी मीटिंगें भी होगी, लोगों से मिलेंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, वहाँ के नेताओं से भी मिलेंगे। तो दोनों जगह, दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कई सारी मीटिंगें हैं, उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। अभी धरियावद सीट भाजपा और वल्लभनगर सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस की रणनीति दोनों सीटों को अपनी झोली में डालकर 2023 की दावेदारी मजबूत करने की है। कांग्रेस को गहलोत सरकार के विकास कार्य का भरोसा है, तो बीजेपी में खींचतान के कारण भी पार्टी को जीत का भरोसा है। दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। और अब बात बीजेपी के ब्लैक पेपर की। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने बाकायदा गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। इस ब्लैक पेपर का टाइटल प्रदेश कांग्रेस सरकार के 3 साल के काले कारनामे यह दिया गया है। इस दस्तावेज में बीजेपी ने बेलगाम अपराधी, बिजली पानी के बिल में लूट, बेरोजगारों को रोजगार न मिलने और न ही विकास होने,
लोगों को मान सम्मान न मिलने और सुरक्षा व्यवस्था के बदहाल हालात का मुद्दा उठाया है। साथ ही प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इसके साथ ही 15 दिसंबर को जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश भर से करीब 2 लाख लोग इस आंदोलन में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर बीजेपी 25 से 30 नवंबर तक आंदोलन करेगी। उसमें किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, बिजली, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों का उल्लेख करते हुए सरकार के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया है। तो कुल मिलाकर इस ब्लैक पेपर से संबंधित और अन्य जो मुद्दे सरकार के समक्ष खड़े हैं, उस पर आज की संयुक्त बैठक में इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई है। हमने संगठनात्मक समीक्षा के अलावा और आगामी कार्य योजना, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, कि हमारी काम करने की निरंतरता, काम करने का तरीका और काम करने का वैशिष्ट्य, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में जो विशेष उल्लेख हुआ है, जिसकी चर्चा हुई है, 28 अक्टूबर को प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर बिजली और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम राजस्थान के सभी उपखंडों पर होगा, जिसमें पार्टी के सभी मंडल शरीक होंगे। वो पैदल मार्च करते हुए वहां प्रदर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 28 अक्टूबर को संपन्न होगा। कोयले की कमी से प्रदेश भी बिजली संकट में फंसने वाला है। इससे निकलने की कोशिश भी चल रही है, लेकिन इस बीच हम आपको प्रदेश के एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से तैयार है, जो बिना कोयले के बिजली बना सकता है। लेकिन बिजली प्रोडक्शन का खर्च इतना कि इस महंगी बिजली का कोई खरीदार ही नहीं मिलता। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली संकट के बीच सफेद हाथी, 1100 करोड़ का प्लांट, प्रोडक्शन जीरो, गैस से बिजली उत्पादन महंगा, महंगी बिजली नहीं मिलते खरीदार। 3-4 सालों में गैस की कीमत बढ़ जाने के कारण, इसकी जो स्पेसिफिक कॉस्ट है वो ज़्यादा आने के कारण ये प्लांट बहुत कम या इमरजेंसी में ही चला है। बल्कि प्लांट बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है। जब भी आदेश मिलेगा इसको तुरंत चला दिया जाएगा। मेरे हिसाब से इस प्लांट को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, बिजली संकट के बीच धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन इस प्लांट से बिजली का उत्पादन इतना महंगा है कि खरीदार ही नहीं मिल पाते। नतीजा 1100 करोड़ रुपए की लागत से बना ये गैस आधारित पावर प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है और बिजली संकट के बीच सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि प्लांट एफिशिएंसी के साथ प्लांट चले, निर्विरोध चले, ताकि जनता को इस विद्युत संकट में अपनी सेवाएं दे सकें। और जो जनरेशन पिछले सालों में रहा, पिछले सालों में भी ये एमओडी में नहीं आने के कारण थोड़ा कम ही चल पाया है। जब भी चला है पीक लोड पावर में, पीक लोड में चला है। और अभी भी जब भी सरकार से या हमारे हेड ऑफिस से जब भी जो हमें आदेश मिलेंगे, हम तुरंत इसको चलाने के लिए तत्पर तैयार हैं। दरअसल दुनिया भर में प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने से गैस से बिजली बनाना महंगा सौदा हो गया है। वर्तमान में गैस से बिजली उत्पादन की लागत प्रति यूनिट करीब 20 से 21 रुपए बैठती है। नतीजा बिजली का उत्पादन बंद है और तो और इस प्लांट से प्रोडक्शन जीरो है, लेकिन प्लांट की देखरेख और कर्मचारियों का वेतन हर महीने लाखों रुपए का है। हालांकि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। बिजली प्रोडक्शन के लिए बस इंतजार है सरकारी आदेश का और बिजली उत्पादन के लिए जरूरी गैस का। धौलपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। स्टेट गेम्स के बाद प्रदेश में खेल विभाग ग्रामीण खेलों के आयोजन की बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है।
इस आयोजन में विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि दावे के मुताबिक खिलाड़ियों के नहीं मिलने से विभाग ने बार बार आवेदन की तिथियां बढ़ाई हैं। क्या है सच, देखिए इस रिपोर्ट में। बैठक पर बैठक, खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कम, तारीख पर तारीख, कब होगा खेल, समय कम, कैसे होगा टारगेट पूरा, ग्रामीण खेल कहीं हो ना जाए फेल, आयोजन बड़ा है और समय कम, टारगेट फिक्स है लेकिन खिलाड़ियों की संख्या कम, सपना है गांव-गांव ढाणी पहुंचकर खिलाड़ियों को ग्रामीण खेल से जोड़ने का। खेल विभाग एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा है। प्रदेश भर में जिला प्रशासन के साथ मिलकर खेल विभाग ग्रामीण खेलों की तैयारियां कर रहा है, लेकिन हाल ये है कि अभी तक दावे से आधे भी खिलाड़ी नहीं जुट पाए हैं। खेल विभाग का दावा है ऑनलाइन करीब 5 लाख खिलाड़ी जुट गए हैं, जबकि ऑफलाइन डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि टारगेट पूरा होगा। देखिए, संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि हमारा ज़्यादातर प्रशासन गांव के संग में बिजी है, क्योंकि वो भी एक बहुआयामी है और बहुत ज़्यादा गांव के लोग और शहरों के लोगों के लिए ज़रूरतमंद प्रोजेक्ट है। तो वो पहले वो चलना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी हम आप लोगों के सामने डेट्स डिक्लेयर कर देंगे। दरअसल ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बजट में 10 करोड़ की बढ़ोतरी कर 40 करोड़ का किया जा चुका है, इस सोच के साथ कि ग्रामीण ओलंपिक के लिए ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और खो-खो को मिलाकर 6 खेलों की स्पर्धाएं होंगी। लेकिन ग्रामीण खेलों में खिलाड़ियों की कमी की वजह से तारीख पर तारीख बदल रही है। पहले 14 नवंबर से ग्रामीण ओलंपिक शुरू होने थे, लेकिन खेलों के आयोजन में 3 बार बदलाव किया गया। अभी तक फाइनल डेट का ऐलान नहीं हुआ है। चुनौती ग्रामीण खेलों से खिलाड़ियों को जोड़ने की है। खेल विभाग का दावा है 31 अक्टूबर तक बड़ी संख्या में खिलाड़ी जुड़ेंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध हटने के साथ ही बीकानेर के पटाखा व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारियों को उम्मीद जगी है कि पिछले 1.5 साल से ठप पड़े इस व्यवसाय को अब पंख लगेंगे। बीकानेर के पटाखा मार्केट का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। प्रदेश सरकार द्वारा आतिशबाजी पर रोक हटाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि अभी हम बीकानेर की एक आतिशबाजी मार्केट में खड़े हैं और वहाँ पे दुकानदार जो हैं वो दुकानें सजाने में जुट गए हैं। और जो आतिशबाजी पर लंबे समय से जो कोरोना के चलते बैन लगा हुआ था, कहीं ना कहीं अब बैन दूर होने से जो है दुकानदारों को भी उम्मीद जगी है कि अब जो दीपावली पर उनका धंधा अच्छा होगा। एक दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नहीं, ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि काफ़ी है ना, मतलब इसके कारण समस्या हुई हुई है कि पटाखे लोग काफ़ी 2 साल होने के कारण काफ़ी कम कर दिए पटाखे बजाने भी। तो उसके कारण क्या थोड़ा माल है, थोड़ा स्टॉक निकल जाएगा। नया माल तो हमने मंगाया नहीं, क्योंकि रोको का मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि खुल जाएगी। वही माल लगा रहे हैं जो ग्रीन फटाके आ रहे हैं, नया ग्रीन फटाके लगा रहे हैं और पिछले साल का स्टॉक है जो लगा रहे हैं। तो क्योंकि कोरोना के चलते जो पिछले लंबे समय से आपकी दुकानदारी बुरी तरह से ठप थी, अब क्योंकि सरकार ने छूट भी दे दी है, तो कितना मानते आप फ़ायदा होगा? कुछ हद तक फ़ायदा होगा, कुछ अगर राहत मिलेगी। पिछले साल का जो बंद है, थोड़ा बहुत अपनों को रिलीफ मिलेगी इससे। तो बिल्कुल देखिए, साफ दुकानदारों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो छूट दी है उससे इन्हें रिलीफ मिलेगी और जो लंबे समय से जो पटाखा का व्यापार पूरी तरीके से ठप था वो अब कुछ बाजार में आएगा और उससे इनको आमदनी भी होगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेकाबू रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। अलग अलग सड़क हादसों में 2 बाइक सवारों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 3 बाइक सवारों को कुचल दिया।
दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां दो बाइकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि तीसरी तस्वीर जयपुर के कोटपुतली की है, जहां बेकाबू डंपर ने स्कूटी सवार दंपत्ति को रौंद दिया। हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति और बच्चा घायल हो गया। ओवरलोड वाहनों की जानलेवा रफ्तार ने फिर एक परिवार की खुशियों को कुचल दिया। जयपुर बांस खोह कस्बे के चित्तौड़ी बालाजी मंदिर के पास रोड़ी से भरे एक डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई। स्कूटी सवार योगेश महावर अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची के साथ अपने गांव से जयपुर जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें योगेश की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि योगेश और उसकी बेटी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। अब बात धौलपुर की, जहां जिला पुलिस की डीएसटी टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 हथियार के साथ 14 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। टीम द्वारा उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया। इसी दौरान बदमाशों ने अपने बचाव में पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की। पुलिस द्वारा भी काउंटर फायर किए गए और उसके बाद घेराबंदी करके उन 5 बदमाशों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से 6 हथियार और 14 कारतूस बरामद किए गए हैं। उनमें एक उत्तर प्रदेश का निवासी है, बाकी 5 हैं, वो 4 हैं धौलपुर जिले के निवासी हैं। अधिकांश का आपराधिक रिकॉर्ड है। अभी गहनता से अनुसंधान जारी है कि इतने हथियार लेकर के और वहां पे उनकी मौजूदगी का क्या मकसद था। पाली में सादड़ी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो से 450 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान शक होने पर एक स्कॉर्पियो की चेकिंग की गई, जिसमें डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। बरामद डोडा पोस्त की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामले में सादुल शहर पुलिस ने एक ईंट भट्टे से उत्तर प्रदेश निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से हथियारों की खरीद और बिक्री करता था। फिलहाल पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है। हमने तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके पास 9 कारतूस 315 बोर के मिले। तो इसने अपने सोशल मीडिया पर भी डाल रखे हैं काफी वीडियो हथियारों के साथ जी। वो अभी उसकी जांच कर रहे हैं, पूछताछ जारी है। और कहाँ का निवासी है ये एलवा गांव है, थाना भोगाव, जिला मैनपुरी, यूपी का रहने वाला। हाल केबीसी भट्ठा खींचड़ामाड़ी डाणी रोड के पास है। ये ईंटें निकालने के काम करते हैं। कबाड़ से करोड़ों की इनकम, ठीक सुना आपने। एनडब्ल्यूआर ने सिर्फ कबाड़ को बेचकर 80 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह सारा कबाड़ रेलवे से जुड़ा हुआ था। 545 रेलवे स्टेशन से जुड़े कबाड़। दरअसल ये सामान या तो बेकार हो चुके थे या फिर इस्तेमाल किया जा चुका था। रेलवे की ओर से रेल परिसरों में अनुपयोगी और व्यर्थ पड़े कबाड़ के निस्तारण के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इनके हटने से सुरक्षा में वृद्धि होने के साथ साथ परिसरों में स्वच्छता को भी बढ़ाया जा रहा है।
जो अनुपयोगी या व्यर्थ स्क्रैप जो कबाड़ पड़े होते हैं उनको बेचने का एक अच्छा लक्ष्य रखा गया है। और इसका पर्पस ये है कि जो रेल परिसर में अनुपयोगी सामान पड़े हैं उनकी निस्तारण जल्दी किया जा सके। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष लगभग 80 करोड़ सितंबर माह तक हमने स्क्रैप को बेच करके आय प्राप्त की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 66% अधिक है। और इसी तरह हमारा ये मिशन है कि 2021-22 तक पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे को जीरो स्क्रैप किया जाए, यानी स्क्रैप फ्री मुहिम हमने एक चलाई है। सीमा सुरक्षा बल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत राय थनवाला चेक पोस्ट से गुजरात के केवड़िया तक बीएसएफ के 15 साइकिलिस्ट जवानों को रवाना किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, वेस्टर्न कमांड बीएसएफ अतिरिक्त महानिदेशक एनएस जामवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इसमें 15 साइकिलिस्ट हैं टोटल और 723 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि हम मतलब देश में यूनिटी, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, यही सब मैसेज हम लोग देते हुए वहाँ से निकलेंगे। कि हम किसी भी जाति, धर्म, किसी भी कलर, किसी भी नर मादा है, सब यूनिटी से रहे, सब एकता से रहे और सरदार पटेल जी का जो पूरा बलिदान देश को यूनिफिकेशन करने का है उसको सेलिब्रेट करें। तो आज ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही देश के अंदर सभी विभागों के द्वारा, आम जन के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये उसी की कड़ी के अंदर हमारी सीमा के ऊपर बाड़मेर से ये गुजरात साइकिल रैली हमारे देश के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो लेके जा रहे हैं और वो जाके देश को एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। और मैं बीएसएफ के जवानों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और बीएसएफ को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के पिपराली स्थित वैदिक आश्रम में चल रहा यज्ञ स्थल प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। यज्ञ में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए थे, जबकि आश्रम के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने चारागाह पर आश्रम होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद राज्यपाल ने अपना प्रोग्राम निरस्त कर दिया। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने भी अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। सांसद ने विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित करार दिया। श्रद्धेय सुमेधानंद जी महाराज ने धरती पर बीजेपी का एक भी पदाधिकारी, एक भी नेता कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकता। अगर बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम को करने की कोशिश करी किसी भी नेता और पदाधिकारी ने, तो ये संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, सीकर के किसान भाई और तमाम प्रदेश के किसान भाई एकजुट होकर उस कार्यक्रम का विरोध करेंगे। ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है। कोई हरा चश्मा लगा ले उसको हरा हरा दिखाई देता है, व्हाइट चश्मा होगा उसको साफ दिखाई देगा। तो स्वयं जिस व्यक्ति ने या जिन लोगों ने राजनीति का चश्मा लगा लिया उनको राजनीति दिखाई देगी हर चीज में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।